हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों पहले क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग सीसीटी का प्रैक्टिस असेसमेंट पेपर 5th केवीएस के अंदर हुआ था, जिसमें क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। इसमें मैथमेटिक्स, साइंटिफिक और इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चंस थे। मैं आज साइंटिफिक लिटरेसी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि पीसा बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। मैं पुखराज वैष्णव यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पुखराज वैष्णव से आपको कंटिन्यूसली बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केवीएस और नॉन केवी स्टूडेंट जो भी हैं उनको इस लॉकडाउन पीरियड में बेनिफिट मिल सके। सो लेट स्टार्ट टुडेस टॉपिक, साइंटिफिक लिटरेसी। इंस्ट्रक्शन जैसे कि आपने पेपर में देखे थे, दिस पेपर कंसिस्ट 8 यूनिट विद 30 क्वेश्चन एज फॉलो। रीडिंग लिटरेसी के अंदर 10 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपको पता है कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स लिटरेसी के 10 क्वेश्चन थे, साइंटिफिक लिटरेसी के भी 10 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे और ऑल द आंसर मस्ट बी रिटन ऑन अ शीट पेपर, जो आपको शीट पेपर अटेंड करना था और अपनी क्लास टीचर को भेजना था। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस का जो साइंटिफिक लिटरेसी वाला पोर्शन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट साइंटिफिक लिटरेसी में एक पैरा दे रखा था। इस पैरा को हम पहले रीड कर लेते हैं। बाय द 15th century, people on the ship and boat solved the problem of finding out what direction they were sailing in, and perhaps even more importantly, what direction they needed to go get back home. तो पहले जो सेलर्स थे वो एक नीडल्स होती थी, नीडल्स से डायरेक्शन का पता लगाते थे कि कौन सी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन से वापस उनको होम पे आना है। Before that time, sailors rarely ventured out of the sight of the land and instead relied on visible landmarks to get from place to place. This limit trader and navies to route close to shore, but the invention of compass changes all that. तो पहले वो हमेशा किनारे पर ही विजिट करते थे, लेकिन जब से कंपास की डिस्कवरी हुई वो दूर दूर तक जाने लगी, क्योंकि अब उनको डायरेक्शन का जो नॉलेज है वो बढ़ गया कंपास की हेल्प से, तो वो इजीली वापस रिटर्न हो सकते हैं। The magnetic compass contain a magnetic element that align itself with the earth magnetic field. Magnetic compass के अंदर एक नीडल होती है और वो नीडल जो है अर्थ की जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। Think of the earth is a big magnet. अर्थ को एक बड़ा मैग्नेट माना गया है। It has two magnetic pole oriented north and south are very close to the geographical north and south pole. So the magnetic needle arranged as per the geographical north and south. When a magnet or magnetic element such as the mineral lodestone or a ferrous metal that has been magnetized is allowed to float freely, it will effectively point north and south. जब किसी मैग्नेट को अर्थ के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड किसी थ्रेड से बांध के लटकाया जाएगा तो वो अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ आके रुक जाएगी। Allowed to float freely, it will effectively point north and south, thus showing you which direction you are going to relation to the axis. इससे हमें अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होती है। तो ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देख रहे हैं अर्थ को एक मैग्नेट माना गया है, इक्वेटर है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और अर्थ के साउथ पोल की तरह ही मैग्नेट का साउथ पोल एडजस्ट होता है। And the compass, question number first of the scientific literacy is, the compass always point towards the north. Which one of the following is the correct explanation for this? Compass हमेशा किधर एडजस्ट होता है? ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ की तरफ, पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ की तरफ पॉइंट्स करके एडजस्ट होता है कंपास। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? ओके, द अर्थ इज मैग्नेट एंड देयरफॉर इट अट्रैक्ट द मेटालिक नीडल फॉर कंपास। अर्थ मैग्नेट है लेकिन वो केवल मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा, तो केवल नॉर्थ को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज द नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास अलाइन इटसेल्फ विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये राइट है कि मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास की वो अलाइन इस तरीके से करती है कि अर्थ के नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ और मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ
अलाइन होता है, दैट्स व्हाई इट इज राइट आंसर। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। द अर्थ साउथ पोल डज नॉट हैव अ मैग्नेटिक पोल, हेंस द कंपास पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। नो, अर्थ साउथ पोल डज नॉट हैव अ मैग्नेटिक पोल, ऐसा नहीं कह सकते, मैग्नेटिक पोल तो होता है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इट इज जस्ट एज पर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज बी। राइट आंसर कौन सा है आपका? राइट आंसर ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम द इमेज अबाउट दैट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द अर्थ, the answer has been started for you, complete it in the geographical north and south pole। the magnetic line of force of the earth emerge, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो अर्थ की है वो किस तरीके से इमर्ज होती है, तो आपका आंसर देखिए किस तरीके से लिखना है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ इमर्ज फ्रॉम टू मैग्नेटिक पोल ओरिएंटेड नॉर्थ एंड साउथ। दो मैग्नेटिक पोल्स में ये इमर्ज होती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ओरिएंटेड का मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई, कहां से कहां जाती हुई? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, देट आर वेरी क्लोज टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, जो कि ज्योग्राफिकल के नॉर्थ एंड साउथ के काफी क्लोज होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरह ही जो एडजस्ट सेम होता है, और इसीलिए वो रिडल भी उसी तरफ पॉइंट करती है। और जैसा यहाँ लिखा है फ्रॉम द इमेज अबाउट व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, जस्ट पैरेलल टू द वॉट, जस्ट क्लोज टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक मैग्नेट की नीडल है और आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है जो नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेड होती है। तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए, द इमेज अबाउट द शो हाउ आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ अराउंड अ, अगर आयरन फिलिंग डालेंगे तो आयरन फिलिंग भी उसके चारों तरफ एक पेपर के ऊपर मैग्नेट रख दिया जाए और मैग्नेट में आयरन के ऊपर सॉरी पेपर के ऊपर अगर हम अपन आयरन फिलिंग्स डालते हैं तो वो भी just like north south magnetic lines of force के accordingly arrange हो जाती है। based on the arrangement and density of iron filling, which portion of the magnet have the maximum strength? तो maximum strength कहाँ होगी? सेंटर पे नो, नॉर्थ पे नो, साउथ पे नो, तो राइट आंसर क्या हो गया? नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ टू साउथ रहेगी, क्योंकि आपको पता है पोल्स पे ज्यादा होती है और सेंटर में तो बहुत दूर है, सेंटर में तो उसकी जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वो बहुत दूर है। नॉर्थ पोल पे भी ज्यादा डेंसिटी है और साउथ पोल पे भी ज्यादा डेंस है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ है? नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? सबा हैज 3 मेटल बार, उसके पास में 3 मेटल बार है। टू अंडरस्टैंड इफ दे आर मैग्नेट और नॉट, हम ये समझना है कि वो मैग्नेट है या नहीं है, तो हम किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे? सी अंडरटेक अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट एंड होल्ड द एंड ऑफ बार क्लोज वन अनदर। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, देखिए क्या है, ये बार नंबर 1 है, ये बार नंबर 2 है और ये बार नंबर 3 है। ओके, और उसके एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या है? एंड फिफ्थ यानी बार 1 एंड डब्ल्यू कॉर्नर डब्ल्यू ऑफ बार सेकेंड अट्रैक्ट, यानी ये मैग्नेट और ये मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ओके, एंड फिफ्थ बार 1 एंड 10th ऑफ बार सेकेंड रिपेल, यानी ये फिफ्थ जो है वो एक्स वाले किनारे को रिपेल कर रहा है। ओके, तो ये दोनों मैग्नेट है कि मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। एंड फिफ्थ ऑफ बार 1 एंड वाई ऑफ बार 3, वाई बार 3 के वाई कॉर्नर्स को अट्रैक्ट करता है और फोर्थ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम देख रहे हैं जेड को भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जो थर्ड नंबर जो मैग्नेटिक डायग्राम शो किया हुआ है दैट इज नॉट अ मैग्नेट। व्हाई इट नॉट कंसीडर्ड एज अ मैग्नेट? बिकॉज इट ओनली बोथ द एंड्स ओनली अट्रैक्ट। ऐसा नहीं है, मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है
और रिपेल भी करता है. वन एंड ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट एंड द अनदर एंड ऑफ द मैग्नेट रिपेल. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैग्नेट. दैट्स व्हाई योर आंसर इज व्हाट from the result above the conclude which bar is are magnetic, then your answer is bar number 1 and bar number 2 are magnetic and bar number 3 is not magnetic because that upon us only attract, they not attract or repel, not having both type of the characteristic of the magnet. So and your answer is bar 1 and bar 2. The sure test of magnetism is repulsion. The actual जो magnetism का जो result है वो क्या है, रिपल्सन करना जरूरी है. हेंस बार 2 इज मैग्नेटिक, बार 1 इज आल्सो मैग्नेटिक, बार 3 डज नॉट रिपेल, इट मींस ओनली अट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट अ मैग्नेट. दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं. Yogesh takes a magnetic compass in the lab and tries to show how it works to his friend, but it does not work well in the laboratory. मैग्नेट को आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और पहले उन्होंने देखा कि वो मैग्नेटिक जो कंपास है वो लेबोरेटरी में वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन इट जस्ट सिंग एंड नॉट सिंग एंड फॉल. ही देन टेक इट आउट इन द फील्ड and it started working. What do you think about this possible reason? लेकिन उसको बाहर किसी मैदान में ले जाके उसी मैग्नेटिक कंपास को ले जाके जब एक्सपेरिमेंट करने लगे तो वो मैग्नेटिक कंपास बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट दे रही थी, अर्थ के नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंगली जाके एडजस्ट हो रही थी, लेकिन लेबोरेटरी में नहीं हो रही थी. इसका क्या कारण है? तो आंसर देखिए क्या होता है. सिंपल सी बात है, लेबोरेटरी में काफी चीजें ऐसी होती है जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को डिस्टर्ब करती है. इन द लेबोरेटरी देयर इज कुड मे बी मेनी अदर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि लेबोरेटरी में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब द नीडल ऑफ कंपास. ये मेन रीजन है. जबकि हम जैसे ही उसको बाहर मैदान में ले जाके उस नीडल को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट इन द फील्ड देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हेंस देयर विल बी ऑलमोस्ट मैग्नेटिक अफेक्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक नीडल. तो ग्राउंड के अंदर या किसी प्लेग्राउंड में हम ले जाके कर रहे हैं तो वहां बिल्कुल सही रिजल्ट दे रही है. लेबोरेटरी में सही रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि लेबोरेटरी में पहले से इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो नीडल के मैग्नेटिज्म को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट एक और पैरा है, इस पैरा को हम पढ़ लेते हैं पहले. The resident of Mangalore and Adam Kemp wanted to revive an environment park on Adam Kemp Erie. The lake need to be desilled and dependent to burn is to be formed a walker's path. Moreover, steps are to be taken to prevent the discharge of sewage through storm water drain and the dumping of garbage on the lake bottom. तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि नदी है ना, रेजिडेंट है कहाँ की, मैंगलोर एंड एडमकम एक जगह का नाम है. वहाँ एक जो पार्क है, पार्क के पास में जो लेक है, लेक नीड टू बी डेजिल्टेड एंड डिपेंडेंट एंड अ बूंद इज टू बी फॉर्म फॉर अ वॉकर्स पाथ. एक वॉकर्स पाथ वहाँ बना हुआ है और उसको अपन रिवाइव करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? टू बी टेकन टू प्रिवेंट, तो हमें उसमें सीवेज डिस्चार्ज रोकना पड़ेगा ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो सके. द एनवायरमेंटलिस्ट से दैट इन्वेजिव स्पीसीज लाइक वाटर हाइसिंथ हैव क्लॉग्ड द वाटर बॉडी. वहाँ पे जो वाटर हाइसिंथ है जिसको हम जलकुंभी कहते हैं वो उस पूरे पानी पे फैल चुकी है और उसमें एक तरह का एल्गल ब्लूम फैला दिया है, एक तरह का पॉल्यूशन कर दिया है वाटर को. तो उसको रोकना है, उसको किस तरीके से, दिस इज ब्लॉकिंग द एयर वाटर इंटरफेरेंस, और उसकी जो जलकुंभी की वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ से उसके पानी के अंदर एयर और वाटर का जो इंटरफेस है वो भी रुक चुका है. thereby रिलीजिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन, उससे पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उससे पानी में मछलियां जो है वो मर चुकी है. द वाटर बॉडीज क्लॉग्ड बाय द इन्वेजिव स्पीसीज आल्सो बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज. और वाटर बॉडीज जो क्लॉग्ड हो गया है उससे मॉस्किटोज के लार्वाज भी डेवलप होने लगे हैं. द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन रिक्वेस्ट टू एक्सपाइड द वर्क फॉर दिस एट द अर्लीस्ट. स्टेट गवर्नमेंट इसको साफ करने के लिए अर्लीस्ट काम करना चाह रही है. तो ये कुल मिला के एक तरह का वाटर पॉल्यूशन के ऊपर है पैरा. हम क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लेते हैं, फिर उस पैराग्राफ से हम रिलेट करते हैं. वेयर एन एलियन स्पीसीज, प्लांट और एनिमल दैट डज नॉट बिलोंग टू एन इकोसिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड, इट स्प्रेड एंड compete with the native plant
for space and nutrient and become problematic. In the absence of natural enemies, these instruments are called invasive alien species. अगर कोई इन्वेजिव मतलब बाहर से कोई प्लांट स्पीसीज किसी जगह लाई गई है, जैसे ये जो आइकोनिया है ये भी अमेरिकन से बाहर से लाया गया था, इसके अच्छे फ्लावर्स के कारण इसको लाया गया था, लेकिन बाद में इसकी ग्रोथ इतनी हो गई कि ये बहुत ज्यादा ट्रिमेंडसली फैल गया था, तो ये इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट, इसका जो इन्वेजिव बाहर से कोई स्पीसीज आ रही है उसका क्या क्या इल इफेक्ट हो सकता है वो आपको बताना वाटर हाइसिंथ का। तो इसके अंदर देखिए मेनली आपको जो ध्यान रखना है, फर्स्ट ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग नेटिव एक्वेटिक प्लांट, यानी कि इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है तालाब के ऊपरी सरफेस पर, इतनी पूरी तरीके से झील के ऊपरी सरफेस पे इतनी पूरी तरीके से फैल जाते हैं कि अंदर की तरफ जो पौधे पाए जाते हैं उनके पास में सनलाइट नहीं पहुंच पाती। तो 1 नंबर बिल्कुल सही है। सेकेंड, स्टार्विंग द वाटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको नहीं लिखना है, सेकंड ऑप्शन इसके रिलेटेड नहीं है। थर्ड ले लेते हैं, डोमिनेशन ऑफ फेजिंग आउट ऑफ फिश एंड अदर नेटिव स्पीसीज, तो थर्ड बिल्कुल सही है, डोमिनेशन ऑफ फेजिंग आउट ऑफ फिश, यानी फिश इनके ग्रोथ से फिश वगैरह जो है वो मर जाती है। ओके। थर्ड, चेंज द वाटर क्वालिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू द डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड द वाटर पीएच, बिल्कुल वाटर की क्वालिटी जो है वो भी चेंज होती है, बिल्कुल सही है, वाटर की क्वालिटी भी चेंज होती है। स्टार्विंग द वाटर ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, फिफ्थ भी सही है। और डेजिल्टिंग ऑफ वाटर बॉडी, तो सिक्स्थ वाला ऑप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। और सेवेंथ जो है एन इंक्रीज इन एल्गल ब्लूम, मैंने बताया था मॉस्किटो भी बढ़ता है, एल्गी भी बढ़ती है इनसे, तो आप देख रहे हो 1 3 4 5 7 ये कहाँ मिलेंगे आपको, 1 3 सेकेंड तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे सेकेंड को कट कर दिया तो ऑप्शन ए भी कट हो गया कि ऑप्शन ए में सेकेंड दे रखा है। और आप देखिए मैंने सिक्स को कट कर दिया तो यहाँ पे सी और डी भी कट हो गए क्योंकि सी और डी में भी सिक्स दे रखे, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। क्यों, क्योंकि बी में जो मैंने कहा था कि ये पॉइंट होने चाहिए वो सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहे हैं, बी में। ये अफेक्ट है कि इन्वेजिव प्लांट सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, नेटिव स्पीसीज फिश को मार देता है, पीएच वाटर का चेंज कर देता है क्योंकि वहाँ जो ये प्लांट्स होंगे वो ऑक्सीजन को तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे और CO2 छोड़ेंगे। स्टार्विंग द वाटर ऑफ ऑक्सीजन, धीरे धीरे पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और धीरे धीरे वाटर पॉल्यूट होके वहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बढ़ते हैं जो कि एल्गी के ग्रोथ के लिए और मॉस्किटो की लार्वा की ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरमेंट होता है, तो इसलिए ये पॉइंट इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी के डिग्रेडेशन के कारण इन्वेजिव प्लांट की स्पीसीज जब इन्वेड करती हैं तो वहां का जल के अंदर वाटर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन से वाटर डिग्रेड होता है। तो कौन कौन से हैं, डिक्रीज स्पीसीज, वाटर डिग्रेड होगा तो वहां के पानी में पाई जाने वाली स्पीसीज कम होगी, बिल्कुल सही है। इंक्रीज सेडिमेंटेशन, वो जब मरेंगे तो नीचे जाके जमा होंगे, सेडिमेंटेशन बढ़ेगा, बिल्कुल राइट है। डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कि वो जब प्लांट जो वाटर बॉडी में ग्रो कर रहा है इन्वेजिव प्लांट वो वहां की ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, यस बिल्कुल सही है। इन्वेजिव प्लांट के कारण डिग्रेडेशन ऑफ वाटर के कारण पानी साफ होगा, नहीं साफ नहीं होगा, उल्टा पॉल्यूटेड होगा, यानी कि आपका ये वाला आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। ये तो हो रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, नॉट, फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट में कौन सा आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज नहीं होगी, उल्टा ट्रांसपेरेंसी तो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पॉल्यूट हो रहा है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ले लेते हैं, there was a new headline in the local newspaper which said invasive species are in the largest threat to the animal population, एक समाचार पत्र में ये लिखा हुआ आया था कि इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो मुख्य कारण है एनिमल लार्जेस्ट थ्रेट टू द एनिमल, मुख्य डर है एनिमल पॉपुलेशन के लिए क्योंकि वो इन्वेजिव स्पीसीज आने से लोकल स्पीसीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। और एक ग्राफ एक इस तरीके का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक्सप्लॉइटेशन 37, हैबिट डिग्रेडेशन 31, हैबिट लॉस, इस तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज 5%।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कहना तो जो रिटर्न वर्क है, रिटर्न में तो कह रहा है कि इन्वेजिव प्लांट के कारण एनिमल पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज किसका दे रहा है, एक्सप्लॉइटेशन के और हैबिटेट डिग्रेडेशन के। तो जो मैच नहीं कर रहा है, इसका स्टेटमेंट और ये ग्राफ मैच नहीं कर रहा है। तो बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबाउ कंप्लीट द कंक्लूजन, आप क्या कंक्लूजन लगे, एज पर द डाटा द हेडलाइन इज फॉल्स। ये डाटा जो है ये फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि डाटा ये बता रहा है कि एनिमल पॉपुलेशन का जो थ्रेट है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, वो मेनली किससे हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन और हैबिटेट डिग्रेडेशन से हो रहा है, इन्वेजिव से नहीं हो रहा है, क्योंकि लिखने में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इन्वेजिव से हो रहा है। तो ये फॉल्स डाटा है। द टू मेजर थ्रेट टू द एनिमल पॉपुलेशन आर, कौन से थ्रेट है, तो एक्सप्लॉइटेशन एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर एज पर द डाटा हेडलाइन इज फॉल्स, हेडलाइन फॉल्स है, मिसलीडिंग कर रही है हमको, बिकॉज द टू मेजर थ्रेट टू एनिमल पॉपुलेशन आर एक्सप्लॉइटेशन एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन। तो मेजर कौन है, एक्सप्लॉइटेशन और हैबिटेट डिग्रेडेशन इसका है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में ये लिखा हुआ है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज वुड मेक इट मोर लाइकली टू बिकम इन्वेजिव। प्लांट स्पीसीज जो बाहर से आती है, इन्वेजिव होती है, उसके लिए कौन कौन सी पॉइंट्स जो है उसको फेवर कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट स्पीसीज इन्वेजिव की ग्रोथ फास्ट होती है, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। स्लो ग्रोथ होती है, नहीं फास्ट होती है, अभी भी फास्ट बोला है तो यहाँ हम नो में क्या लिखेंगे, स्लो ग्रोथ होती है, नो, ओके। रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, यस रिप्रोडक्शन रैपिड होगा तभी तो ग्रोथ फास्ट होगी, ओके। हाई एडेप्टिबिलिटी होती है, बिल्कुल सही है, एडेप्टिबिलिटी हाई होती है तभी तो वो न्यू एनवायरनमेंट जाके अपने आप एडजस्ट हो जाता है और फटाफट ग्रोथ करता है, ओके। स्लो रिप्रोडक्शन होता है, नो हमने कहा था फास्ट, स्लो नहीं होता है। 6, सेंसिटिव टू चेंज इन अवेलेबल फूड एंड न्यूट्रिएंट इन द हैबिटेट, सेंसिटिव टू चेंज इन अवेलेबल फूड एंड न्यूट्रिएंट इन द हैबिटेट, नो सेंसिटिव नहीं होता है। टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ एनिमल, या उनकी टॉलरेंस कंडीशन हाई होती है तभी तो वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे 1, 3, 4 और 7 में यस है और 2, 5th एंड 6th में नो है। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं, राघव वांट टू अंडरटेक अ सर्वे टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस नॉन नेटिव इन्वेजिव प्लांट मेक इट डिफिकल्ट फॉर नेटिव प्लांट टू ग्रो। इन्वेजिव प्लांट जो है वो नेटिव प्लांट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते। द स्टेप दैट आर रिक्वायर्ड आर लिस्टेड बिलो बट आर जम्बल्ड ऑर्डर, स्टेटमेंट दिए हुए हैं लेकिन जम्बल ऑर्डर में आपको सही तरीके से एडजस्ट करना है। चलो तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। इसके अंदर एज पर योर ऑब्जर्वेशन मेक अ नोट द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर सस्पेक्टेड बी इन्वेजिव इन दिस एरिया। तो अगर आप पूरा रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको इसको स्टार्ट कहाँ से करना। राघव, जैसे एक राघव है और उसके बारे में ये लिखना चाह रहा है कि इन्वेजिव प्लांट जो है नेटिव प्लांट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नेटिव प्लांट को ग्रो नहीं होने दे रहा है। तो वो राघव क्या करेगा, राघव सबसे पहले क्या करेगा, तो आप ये देखेंगे 5th नंबर, रीड अबाउट इन्वेजिव स्पीसीज। पहले इन्वेजिव स्पीसीज को रीड करेगा फ्रॉम बुक, न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन। पहले तो पता करना था कि इन्वेजिव स्पीसीज कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन 1 तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया ऑप्शन, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 5th से करनी है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। अब सी में भी दूसरा देखो 8 है, डी में भी दूसरा 8 है, तीसरे में जाके पता चलेगा। तो 8 कौन सा है ये, यानी कि जब उनके बारे में स्टडी कर लिया फिर कहाँ आना पड़ेगा आपको, 8th पॉइंट पे, आइडेंटिफाई नेटिव एंड इन्वेजिव प्लांट ऑफ द लोकेलिटी एंड। पहले आइडेंटिफाई अपने आसपास के एरिया में कौन कौन से इन्वेजिव प्लांट है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में इसको 3rd पॉइंट में आना पड़ेगा, आइडेंटिफाई और रिमार्क एन एरिया ऑफ स्टडी, उसको कहाँ स्टडी करनी वो आना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख रहे हैं सी वाला पॉइंट बिल्कुल राइट है, क्योंकि सी में ही 3rd वाला पॉइंट आ रहा है। और 3rd के बाद में कौन सा आएगा, 6th आएगा, टेक केयर फुली टूर ऑफ डाटा एरिया लोकेट इन्वेजिव, उसका केयरिंग करना है, वहाँ पे टूर करना है, उस एरिया में इन्वेजिव प्लांट की स्टडी करना है, ओके। उसके बाद में 1 नंबर, एज पर योर ऑब्जर्वेशन मेक अ नोट ऑफ नंबर ऑफ द स्पीसीज, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज को नोट करना है। उसके बाद में 4th पे आना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में बिल्कुल 4th पे आना है, नोट द टाइम फॉर द ग्रोथ। उसके बाद में 7th पे आना है, ऑब्जर्व द डेथ एंड डायमेनाइजिंग ऑफ स्पीसी नेटिव।
उसके बाद में सेकंड पे आना। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो सी हो गया। सी इज द राइट आंसर। वो जंबल ऑर्डर में किस तरीके से स्टडी करेगा, तो सी इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये पीसा बेस्ड क्वेश्चन सीसीटी वाले। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस किया जाए, थोड़ा ध्यान रख के इनको अटेंड किया जाए, तो आप इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो गुड डे टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।